और जहाँ सेटलमेंट इजी है वो लोग वीज़ा बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए आप कभी भी पुर्तगाल मत अप्लाई कीजिए, माल्टा मत अप्लाई कीजिए। ये कोशिश करें डंकी के बजाय या किसी एजेंट के बजाय आप खुद से अप्लाई कीजिए। अगर तो आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए ये बहुत सिंपल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है? आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो लोग जो पाकिस्तान से या इंडिया से यूरोप जाना चाहते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए। तो उन लोगों से गुजारिश कि एक तो आप हुनर कोई सीख कर यूरोप जाएं। अगर कोई भी हुनर छोटा मोटा आपको रंग का, कारपेंटिंग का, प्लम्बिंग का, पेंटिंग का या फिर हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, ऐसा कुछ भी हुनर आता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा यूरोप में। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा नहीं भी कोई हुनर आता तब भी आप यूरोप जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोशिश करें डंकी के बजाय या किसी एजेंट के बजाय आप खुद से अप्लाई कीजिए। अगर तो आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए ये बहुत सिंपल होगा। अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलना जानते हैं या इंग्लिश में या एटलीस्ट आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप इंग्लिश को फेस कर सकते हैं तो आपके लिए यूरोप का विज़िट वीज़ा लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो वो हजरात जो पाकिस्तान या इंडिया से जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि अगर आप वहाँ पे किसी भी कंपनी से, पाकिस्तान में या इंडिया में, पाकिस्तान में तो इजी है, आप किसी दोस्त यार की कंपनी में अपना आप शो कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। किसी शॉप पे शो कर सकते हैं कि आप वहाँ जॉब कर रहे हैं और अपना बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें एज अ सैलरी डिपॉज़िट अपनी मतलब मर्ज़ी की अमाउंट आप सैलरी डिपॉज़िट कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आप यूएई में कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं यही चीज़ आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, यही चीज़ आप इंडिया में कर सकते हैं कि आप कोई कंपनी में भले आप वहाँ काम करें या ना करें, आप वहाँ से अपना वर्क शो करें, उस कंपनी में एज आ एम्प्लॉय शो हो जाएं और अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। एज अ सैलरी आपकी अमाउंट आनी चाहिए, अमाउंट सूटेबल होनी चाहिए कि आप उसमें इजीली ट्रैवल कवरेज कर सकते हों, क्योंकि हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया है। सपोज़ अगर आप यूएई में हैं तो यूएई में अच्छी सैलरी जो समझी जाती है वो 5000 प्लस समझी जाती है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए अगर आप यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं। सेम इसी तरह अगर इंडिया में है तो आई थिंक 50,000 से ऊपर सैलरी इज़ इनफ। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन आपने स्टेटमेंट के दौरान एक ख़ास ख्याल रखना है, इसके बारे में मैं एक मज़ीद डिटेल वीडियो बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट हेडिंग के तौर पे बताता चलूँ कि स्टेटमेंट के लिए जिस अकाउंट में आपकी सैलरी डिपॉजिट होगी उस अकाउंट में सैलरी के अलावा कोई और अमाउंट डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। विदाउट सैलरी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डिपॉजिट नहीं करनी, क्योंकि जब आपने उसकी स्टेटमेंट निकलवा के एम्बेसी में देनी है उन्होंने आपका यूज़ और सोर्स ऑफ इनकम देखना है कि आपकी इनकम आई कैसे और यूज़ कैसे हुई। यूजेज आप कर सकते हैं, आप ग्रॉसरी अपनी कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं, आप अपना फ्यूल कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं, ये आपके यूजेज में शो होगा। ऑनलाइन परचेजिंग, टिकट, ये वो कुछ भी आप करते हैं वो सब ऑनलाइन मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए अच्छा कंसिडर होगा। लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें आपकी सैलरी के अलावा कोई और डिपॉजिट ना हो, कुछ और अमाउंट, और आपकी सैलरी पूरी खर्च ना हो, क्योंकि सैलरी पर्सन के लिए उसका अकाउंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसे निकाले और डाले, निकाले और डाले, ऐसी गलती मत कीजिएगा, वो आपकी स्टेटमेंट अच्छी कंसीडर नहीं होगी। सपोज़ आप 1 लाख रुपया, अगर पाकिस्तान की बात करें, 1 लाख रुपया आप एज अ सैलरी डाल रहे हैं तो उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस 30,000 40,000 शो कर सकते हैं, 50,000 भी शो कर सकते हैं, इवन अप टू 70,000 भी जा सकते हैं, मगर मिनिमम 30% आपको एज अ सेविंग हर मंथ आपको सेव करके शो करना है। तो आपने कम से कम 6 महीना कंटिन्यू ऐसी अमाउंट को मेंटेन करना है। 6 महीने के हिसाब से आपका 30-30 हज़ार जो जमा होगा तो वो ऑलमोस्ट कितना बनना चाहिए, 6 या 18, 1,80,000 रुपया। ठीक है,
तो वो 1,80,000 के बाद जब आपकी अगली सैलरी डिपॉजिट होती है 1 लाख की, तो उस टाइम आपको वो बन जाएगी 180 प्लस 70। सो आपकी वो अमाउंट बनेगी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख की आप स्टेटमेंट निकालें करंट बैलेंस के साथ, और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो चांसेस हैं कि आपको फिर भी वीज़ा मिल जाएगा। हालांकि 2.5 लाख बहुत ही मिनिमम अमाउंट है ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, लेकिन आप इससे ज़्यादा अगर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए 6 महीने से थोड़ी ज़्यादा पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ जब आप स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं उससे 1 मंथ पहले एज अ सेविंग के तौर पे आपने उसमें से पहले ही 1 लाख रुपया रखा हो। सपोज़ मैं अभी अपनी स्टेटमेंट शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं अभी 1 लाख डिपॉजिट रख के बाकी 1 लाख एज अ सैलरी डलवा के उसमें से 30,000 सेव करता जाऊँगा। तो जो मेरा 6 मंथ के बाद 2.5 लाख रुपया शो होना था वो इस 1 लाख के साथ 3.5 लाख रुपया शो हो जाएगा। लेकिन वो जो 1 लाख मैं इकट्ठा जमा करवा रहा हूँ वो उस स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 महीना अपनी सैलरी मेंटेन कीजिए। उसके अलावा अगर कोशिश करें और अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटे मोटे कंट्रीज़ जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, भले आप वीज़ा लगवा के जाएं या ओनली स्टैम्प एंट्री है तब भी आप जाएं, क्योंकि आपकी स्टैम्प्स भी मैटर करती हैं। उससे ये पता चलता है कि आप वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हैं। और पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प लगी है वो मैटर करती है डेफिनेटली। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आपको ट्रैवलिंग के लिए मतलब आइडियाज़ मिलेंगे, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपके वीज़े के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया कि अगर आप इन कंट्रीज़ में से यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, अप्लाई करने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। इस बारे में भी मैं एक मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि यूरोप कंट्रीज़ में कैसे अप्लाई किया जाता है, वीएफएस में अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, यूरोप कंट्री में अप्लाई कैसे किया जाता है। और अप्लाई करना बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बहुत सिंपल है। कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप किसी एजेंट को इसके लिए पैसे मत दीजिए, आप खुद कर सकते हैं। अगर आप थोड़े भी एजुकेटेड हैं, थोड़ा भी आप अपने में कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं तो आप ये लाजिम कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रख के आप यूरोप खुद अप्लाई कीजिए। और तकरीबन कोशिश ये कीजिए अगर आप किसी फेस्टिवल या वीकेंड्स या जैसा कि न्यू ईयर हो गया, ऐसे इवेंट्स को कॉपी करके उसके बाद आप जाएं। लेकिन और जहाँ सेटलमेंट इजी है वो लोग वीज़ा बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए आप कभी भी पुर्तगाल मत अप्लाई कीजिए, माल्टा मत अप्लाई कीजिए, और विज़िट वीज़े के लिए स्पेशली पोलैंड भी मत अप्लाई कीजिए। आप सिर्फ अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्वीडन अप्लाई कीजिए, लिथुआनिया अप्लाई कीजिए, स्विट्ज़रलैंड अप्लाई कीजिए, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नॉर्वे टाइम से डबल बल्कि ट्रिपल टाइम लेता है। नॉर्मली हर एम्बेसी 15 डेज़ लेती है यूरोपियन एम्बेसीज, लेकिन नॉर्वे अप टू 45 डेज़ लेता है। सम टाइम 45 डेज़ से भी ज़्यादा लेता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होंगे, और कोशिश कीजिए नॉर्वे के अलावा आप दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और अनकरीब अपलोड करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मज़ीद आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल दूंगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मुफीद है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेशन को जान सकें। और खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए।